पूरी गलत है। मेडिकल पूरा कोई एलिगेशन किसी अपराधी पे लगता है, कोई आरोपी पे लगता है तो पहले जांच होती है। पूरा एफआईआर गलत है जिस पे लगाया गया है, जो क्लाइंट पे लगाया गया है, पूरी एफआईआर ही जांच ही नहीं हुआ, जांच ही नहीं हुआ। 161 के और ये सब के जो बयान होते हैं, पहले अच्छे ढंग से जांच होना चाहिए ना कि आखिर में वो एक्यूज उस दिन था कहाँ। इनके बच्चे, इनकी बहू, परिवार पूरा डैमेज हो चुका है। और जो आदमी, अपराधी आदमी खुलेआम घूम रहा है, जिसने ये फॉल्स लगाए, कब आप उनको कब पकड़ेगी? पुलिस, दिल्ली पुलिस हमारी कब पकड़ेगी उनको? ये मेरा सवाल है दिल्ली पुलिस से। जिस तरह पुलिस फर्जी मामले के अंदर आदमी को, निर्दोष आदमी को जेल भेज देती है, और जो जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहा है हमारे देश के अंदर में, उसको कब पकड़ेगी? क्योंकि पुलिस हमेशा काम जो है टफ काम कभी नहीं करती, इजिली काम करती है, मेरा ऐसा मानना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। इस समय हम मौजूद हैं लाइव द्वारका कोर्ट पे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजीव कुमार सिंह हैं, जो कि एक पॉक्सो एक्ट के मामले में यहां आए हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या है मामला। नमस्कार, क्या मामला है आज? नमस्कार। आज द्वारका कोर्ट में पॉक्सो एक्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन पे बहस के लिए लर्नेड सेशन जज पॉस्को कोर्ट में आया हुआ था। डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो कि अंडर सेक्शन 227 सीआरपीसी के तहत है। 227 सीआरपीसी कहता है कि अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द innocence of the accused person, the learned session court or district and session judge can discharge the accused person only consideration on the ground that there is no true in the FIR, there is false allegation in the FIR। तो इसलिए जो 155/2022 का जो FIR है, जिसमें कि धारा 354 और 10 पॉक्सो एक्ट और 21 पॉक्सो एक्ट लगाया गया है, वो पूरा आरोपी के खिलाफ झूठा लगाया गया है। इसलिए मैं आदरणीय न्यायालय में जो दलील रखने आया था कि जो ये पूरा केस है, जो एलिगेशन जिसके ऊपर लगाया गया है, जो मेरे क्लाइंट हैं वो निर्दोष हैं, और ये पूरा एफआईआर पूरी तरह झूठा है, मनगढ़ंत है, फर्जी है। मेरे क्लाइंट को सिर्फ जो है बदनाम करने के लिए, मेरा जो क्लाइंट है वो पूरा इनोसेंट है और घटना वाले दिन वहाँ पर घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था और वो कहीं दूसरी जगह था, जो कि पूरी कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन में पूरी तरह से खोल के रख दिया गया है। तो क्या उनकी पहले एफआईआर से पहले उनकी वो कुछ जांच नहीं हुई थी या कोई उनके बयान नहीं लिए गए थे, ऐसी एक्ट लगा दिया? क्या कहना है? यही तो पूरा झूठा मामला है कि जो एफआईआर जो किया जाता है पुलिस के द्वारा, पुलिस को जांच करनी चाहिए। जांच करके, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है, किसी व्यक्ति के ऊपर जब एफआईआर किया जाता है तो दोनों पक्षों को, जो पीड़ित पक्ष है और जो आरोपी पक्ष है, उन दोनों की बात को सुननी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन इज द रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। और क्या है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि आप जिस पे भी एफआईआर होता है, आपको पहले इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। सेक्शन 41A क्यों लगाया गया? इसलिए लगाया गया कि इफ देयर इज एनी इनोसेंस इन द एक्यूज्ड देन ही शैल बी गिवन नोटिस, बट द पुलिस has failed. There is a bossy investigation and therefore discharge petition is being filed, and today learned session court has heard the argument, and on the next date again honorable learned court will hear the detailed argument on discharge। ये जो पॉक्सो एक्ट है, इसके बारे में कई बार ये सोचा जाता है इसका मिस यूज हो रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम विकास तोमर है, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत करता हूं और यहाँ भी एक मुकदमे में आया हुआ था। सर से मुलाकात हुई, सर की हियरिंग भी मेरी कोर्ट में थी। ये जो पॉस्को एक्ट है, इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा आजकल होने लगा है। मामूली लड़ाई झगड़ों में लोग अपने बच्चों को आगे कर देते हैं और झूठे एलिगेशंस लगाते हैं, जैसा कि सर के मामले में भी हुआ है। ऐसे ही मेरे मामले में हुआ है। 612/2015 की एफआईआर है, जिसमें विक्टिम ने
मेरे फेवर में जो एक्यूज पर्सन है उसके फेवर में जो है स्टेटमेंट दी कोर्ट में, और 15 दिन बाद बहला के फुसला के उसकी फैमिली ने दोबारा 164 ऑनरेबल कोर्ट के सामने कराए, जिसमें विक्टिम ने जो है अपने घर वालों के कहने पे जो है जो झूठे एलिगेशंस थे वो क्लाइंट पे लगा दिए। वो मुकदमा अब जो है अब अप्रैल के अंदर उसकी अरेस्टिंग हुई है। तो यानी कि फाल्स मुकदमे जो है लगने शुरू हो चुके हैं अब, और इसके ऊपर अब कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना होगा कि फेयर इन्वेस्टिगेशन के बाद में किसी भी अपराधी के ऊपर ये मुकदमे लगाए जाएं। सर के मुकदमे भी यही है कि इनके जो क्लाइंट है उन्होंने पहले से ही एफआईआर कर रखी है, पहले से ही बहुत सारी चीज़ें हैं, कंप्लेंट्स दे रखी हैं। जब उन कंप्लेंट्स पे जो है उनकी कोई नहीं चली, हाई कोर्ट तक डिसमिस हुई हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी बिटिया को सामने लाकर और ये झूठी फाल्स जो एलिगेशंस थे वो इनकी फैमिली पे लगा दिए। इस केस में भी यही है, ठीक है ना। तो ये तो एक हथियार की तरह यूज़ हो रहा है कि मान लो हमारी आपकी लड़ाई हुई और बच्चों को आगे कर दे कि बच्चों के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो इसका समाधान तो माननीय उच्च न्यायालय को लेना चाहिए, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और मेरी तो यही है कि इस तरह की फेयर इन्वेस्टिगेशन भी के बाद ही इस तरह के आरोप जो है वो मतलब न्यायालय में आने चाहिए, ठीक है ना। मेरे मामले में भी ना ही उसमें कोई विक्टिम ने आने से मना कर दिया है कि मैं नहीं आऊँगी कोर्ट में, मेरी शादी हो गई है, और जो माँ बाप कहते हैं कि जो है वो नहीं आएगी, और तब भी न्यायालय उसे बिहाइंड ऑफ बार जो है उसे जेल के अंदर उसे रखे हुए है, ठीक है ना। कोई एविडेंस नहीं है, कोई डीएनए रिपोर्ट नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, एफएसएल नहीं है। तो किस बिहाफ पे न्यायालय को भी सोचना चाहिए कि भाई अगर कोई निर्दोष है तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और उस मामले को डिस्चार्ज किया जाए। मेरा नाम गंगा सागर शास्त्री है। मैं वो बदनसीब बाप हूँ जिसकी बेटी ने मैं अपने ही चाचा पे गलत इल्ज़ाम लगाए और उस पे मेरी बेटी का पूरा मिसयूज मेरी वाइफ ने किया। 10 जनवरी को हमारी उसके साथ में थोड़ी कहासुनी हो गई। उस पे वो हमारे साथ हाथापाई भी हुई। मेरे पे हथियार से उसने अटैक भी करने की कोशिश की, जिसका हमने बिंदापुर थाने में कंप्लेंट दिया हुआ था। उसके बाद उसने बिंदापुर थाने के खिलाफ 14 तारीख को हाई कोर्ट में अपील डाला, जहां पे उसने बहुत सारी चीज़ों को गलत झूठे इल्ज़ाम लगाए मेरे ऊपर, और 10 तारीख से ही मुझे घर से बेदखल किया, जिसकी ईएमआई जो घर मैंने खुद लिया हुआ था, जो मेरे अकाउंट से पैसा करते थे, मेरे सारा सामान, मेरा वर्किंग पूरा सामान सब कुछ मेरे घर पे है A64 सैनिक नगर में। उसके बाद मेरी बेटी को बहला फुसला करके उसके बाद मेरे ऊपर डीवी का केस लगाया, जो कि चल रहा है। और मैं जब भी घर पे बेल बजाता नीचे, तुरंत 100 नंबर पे पुलिस को बुला लेती थी, मिसयूज कर रही थी। तो मैं घर से दूर कहीं और अपनी सिस्टर के पास रहने के लिए चला गया, क्योंकि मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। उसके बाद उसने केस चलाए। फिर 10 तारीख को चूँकि मैंने 3 साल पहले मेरे प्रिय रंजन मिश्रा जो मेरे जीजा जी थे, उनके साथ उसके नाजायज़ संबंध थे, जिसका फेसबुक पे पूरा हमने चैटिंग पकड़ी हुई थी, जिसका पूरा प्रतिलिपि सब समझाया गया था। लेकिन उसके बाद भी उसी के कहने अनुसार, जो कि मेरे जीजा जी का, प्रिय रंजन मिश्रा का और शिवम प्रिया चतुर्वेदी का जो लव अफेयर्स चैटिंग थी, उसके तहत प्रिय रंजन मिश्रा ने मेरी दीदी के साथ में बहुत ही नाइंसाफ़ी किया, और उसके साथ में भी उसने डाइवोर्स का फाइल किया हुआ है। डीवी का केस चल रहा है, जो उसका बदला लेने के लिए 2-3 दिन जेल में रहने के लिए उसने पूरा षड्यंत्र रचा। और शिवम प्रिया चतुर्वेदी जिसकी पूरी उसमें पूरा लिप्त है, और उसने मेरी बेटी को बहला फुसला करके, मिसयूज करा करके, जो कि मेरी बेटी अच्छी स्कूल में पढ़ती है द्वारका के, जिसका मैं पूरा चीज़ हर समय में घुमाता फिराता, और सारी जो भी एक पिता को करना चाहिए अपनी बेटी के लिए, वो पूरा मैंने किया। मेरी वाइफ एक एम.फार्मा थी, पढ़ी लिखी थी। मैं चूँकि एक सेल्स जॉब में करता था अच्छे रेपुटेड कंपनी में, जितना भी मेरे से हो सका वो मैंने किया। लेकिन उसने बहला फुसला करके मेरी बेटी का उसने यूटिलाइजेशन किया, जो कि बेहद ही निकृष्ट और मतलब इसको कहते हैं एक समाज पे एक धब्बा है, जहाँ पे हम लोग अपने छोटे बच्चों को एक देवी की तरह पूजते हैं। तो वहाँ पे आज उस बेटी का पूरे रिश्ते नातों को उसने दम घोट दिया। एक छोटी सी बेटी का, उसके पिताजी से उसका नाता तोड़ा, उसके घर वालों से दादा से नाता तोड़ा, उसकी बुआ से नाता तोड़ा, उसके चाचा से नाता तोड़ा। मतलब सभी को समाप्त करने के लिए उसने पूरा वो किया, मतलब इसका पूरे फ्यूचर को ख़राब करने के लिए। आज वो बेटी को ये पता हो गया कि पॉक्सो क्या होता है, और वो बेटी जिस दिन मेरा छोटा भाई, जो कि बरगला फुसला के जो 2 साल की बेटी है उसके पास, वो अपनी वाइफ के साथ में अपना एक प्राइवेट जॉब में काम करती है, उसकी मिसेज भी काम करती है। उसके यहाँ जब कभी मैं ले ही नहीं गया, जो कि सैटरडे संडे उसने बोला सितंबर अक्टूबर में 15 से अक्टूबर में हम देहरादून और उधर गए हुए थे ऋषिकेश हरिद्वार घूमने के लिए। वहाँ पे कोई बातें नहीं हुई। उसके बाद हम नवंबर में गांव गए, मेरी मम्मी का बरखी था, जो कि
जो कि मेरी मम्मी को बहुत प्रताड़ित की थी पिछले सेकंड कोरोना काल में। उसने बहुत ही प्रताड़ित किया। मेरी मम्मी डिप्रेस्ड होकर के उसमें दम घोट दिया। मम्मी मेरी चली गई, तो उसका बड़ा ही सदमे में हम लोग थे। तो गांव पे उन्होंने पूरी चीज़ों, वहाँ पे सारा कुछ एंजॉयमेंट हुआ, वहाँ पे कोई चीज़ें नहीं हुई। जब हमारी वाइफ अपने पिताजी के पास गई 1-1.5 महीने के लिए, वहाँ पे उसने भोपाल में मेरे जीजाजी के साथ मिला और उनके साथ में पूरा षड्यंत्र रच करके 10 जनवरी को वह यहाँ पे आई और उसके बाद पूरा वैसे ही उन्होंने प्रोपेगेंडा तैयार किया और वैसे ही लिप्त करके झूठे केसों में फंसा दिया, जो कि मानसिक तौर पे मेरा भाई भी बहुत डिप्रेस्ड है। मैं खुद डिप्रेस्ड हूँ कि जहाँ पे एक पिता का धर्म होता है, हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी आगे बढ़ के ये बने वो बने। वहाँ पर उसने एक औरत, अगर आप इस तरह से देखने जाएँ तो एक पक्षी भी जब धूप होता है या बरसात होती है या फिर कोई परेशानी आती है तो तुरंत अपने फर को फैला लेती है अपने बच्चों को सेव करने के लिए। लेकिन यह एक ऐसी माँ है जो कलयुगी माँ इसको बोला जा सकता है, जिसने अपनी बच्ची का हथियार के रूप में उसको परेशान, उसको बर्बाद करने के लिए पूरा हथकंडा अपनाया हुआ है प्रिय रंजन मिश्रा के कहने पे और उसके प्रेम जाल में फंस करके। इस पे सीबीआई सीआईडी भी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो कि एक पिताजी को नहीं पूछा गया। कुछ एक औरत ने बोला अपनी बेटी को ले जा करके कहीं पे करिए उसको, जो कि मैंने कंप्लेन ऑलरेडी 14 तारीख को किया हुआ है एसीपी आपके डाबड़ी में कि मेरा सामान, मेरी सारी वर्किंग चीज़ें दी जाए। फिर 10 फरवरी को ये वारदात होता है, उस पर क्यों नहीं उन्होंने संज्ञान लिया? उस पर उनको संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ये तो मिथ्या है, इस तरह तो कोई भी किसी को फंसा सकता है, किसी को भी डाल सकता है, तो उसका हर्जाना कौन देगा? जो हमारा मानसिक, जो फाइनेंशियली, पर्सनली, मेंटली जो हमारा हरास हुआ है उस बच्ची के साथ में हुआ है, तो उसका कौन भरपाई करेगा? पुलिस तो करेगी नहीं। अब जैसा कोर्ट में केस चल रहा है, आज भी काफ़ी बहस हुई, अब आगे की डेट दी गई है, जुलाई की है मेरे ख्याल डेट, तो इस पे आपको जुडिशरी पे भरोसा है, क्या कहते हैं आप? सर जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। अगर जुडिशरी पे भरोसा नहीं होता तो आजकल जो चीज़ें हों तो न्याय मिलना मुश्किल हो जाता, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं लिप्त है। तो मैं पुलिस पे मेरे बहुत ही संदेह व्यक्त करूंगा, एसएचओ पे और जो आईओ हमारी रही है उस पे, और जो हमारे डीसीपी रहे हैं। बाकी हमने काफ़ी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से ऊपर तक हम गए, वहाँ तक हमने दिखाया चीज़ों को, अपनी जो भी एविडेंसेस थे उसको दिखाया, लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए इन लोगों ने प्री प्लान के तहत, हमको लगता है कि मेरे जीजा जी और मेरे जो प्रिय रंजन मिश्रा है और शिवम प्रिया जा करके पहले ही कुछ बात कर करके कुछ उनसे व्यक्तिगत साठगांठ भी हो सकता है। इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम मनीष कनौजिया है। आपको मैं मान्यवर बता दूं आपके चैनल के माध्यम से। पहली बात, अभी तो मामला ये कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट न्यायालय कोर्ट में हमें पूरा भरोसा है। इसमें जो बच्चा बेइज्जत अपना जो है निर्दोष है और उसके अंदर साबित भी होगा वो निर्दोष। और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, बराबर आप देख रहे हैं पुलिस के ऊपर हमेशा, मैं पिछले बचपन में जब मैं पैदा हुआ तो मैंने सोचा था कि पुलिस आज सुधरेगी, कल सुधरेगी, लेकिन पुलिस जो है बराबर निरंतर जो है प्रयास लोगों पर अट्रोसिटी करने का प्रयास कर रही है, लाठीचार्ज करने का प्रयास कर रही है। और तमाम पुलिस की, दिल्ली की पुलिस की हर पीएस की रिपोर्ट है कि आईओ को तो भगवान बना दिया हमारे देश के अंदर में। क्यों बना दिया भाई आईओ को भगवान? क्या आप ये देखिए, पोस्को फॉल्स ऐसे हैं कि कोई भी व्यक्ति चला जाए थाने में, क्या आप झूठी फर्जी रिपोर्ट लिख लोगे? आप उस पर इन्वेस्टिगेशन करो पहले। एक आदमी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो लाख रुपए तनख्वाह कमा रहा है, उसकी फैमिली तो डैमेज हो गई ना। आप ये बताओ, उसको जज साहब ने जैसी भेज दिया, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो यहाँ पे जज साहब की गलती नहीं, यहाँ पे कोर्ट, न्यायालय कोर्ट की नहीं है। जिसने पहले एफआईआर दर्ज करी एक पुलिस वाले व्यक्ति ने, उसका पूरा फॉल्ट है। मेरा ऐसा माननीय गृह मंत्री जी को इस विषय को पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, पॉस्को वाले मामले को, क्योंकि पॉस्को एक्ट का और क्षेत्र का दुरुपयोग बड़े स्तर पे हो रहा है और इसको लोगों ने ब्रह्मास्त्र बना लिया है, हथियार बना लिया है। और इसमें बड़े स्तर पे जो है रिकवरी हो रही है। एक गरीब नागरिक कहाँ से पैसा लाए अपनी जमानत के लिए, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप ये देखिए, किसी भी थाने का आंकड़ा उठा लीजिए दिल्ली पुलिस के अंदर में, किसी पीएस का उठा लीजिए, सबको सब कुछ पता है। अगर आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? अगर जब न्याय इस देश में नहीं मिलेगा तो एक दिन जनता ये खुद ही खड़ी हो जाएगी हथियार लेके। क्यों न्याय मांगेंगे यहाँ के? बात बताइए। शरीफ आदमी, निर्दोष आदमी न्याय मांगे, मैं न्याय क्यों मांगू? पहले आपने झूठा मुझे फंसा दिया, फिर मैं न्याय मांगू, ये गलत है। इसमें पुलिस के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। इस केस में जो भी आरोपी लोग हैं उनके ऊपर जिस तरह आरोपी को अरेस्ट करा, जेसी भेजा, उस तरह क्या पुलिस वाले व्यक्ति को जेसी भेजेंगे आप? ये तय करना पड़ेगा होम मिनिस्टर साहब को, क्योंकि सब इस विषय को हम पार्लियामेंट तक लेकर जाना चाहते हैं। और पॉस्को वाले मामले में बराबर निरंतर, ये कि दिल्ली नहीं पूरे देश स्तर में हर थाने में दुरुपयोग करा जा रहा है और पुलिस द्वारा करा जा रहा है। मैं मान्यवर बताना चाहता हूँ, मान्यवर शंकर चौधरी जी को भी, डीसीपी साहब को भी, आप तक मेरी बात सुन रहे होंगे। आज जब हम फर्स्ट टाइम भी आपके पास आए थे, इस केस को आपको संज्ञान लेना चाहिए था, उसके फादर को बुलाना चाहिए था, उसको पूछना चाहिए था, आपको पीएस उत्तम नगर एसएचओ से कंफर्म करना चाहिए था कि इस व्यक्ति को क्यों अरेस्ट करा जा रहा है, किस आधार पे करा जा रहा है।
जो लड़की वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, वो लड़की कहीं उत्तराखंड साइड में घूम रही है अपनी फैमिली के साथ में, और अपना सोच समझ करके वो पॉस्को चार्ज लगा देती है केस, और पुलिस भी एफआईआर दर्ज कर देती है। मेरा ये कहना है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करती? पहले आप अरेस्ट कर लेते हो, उसके बाद वो व्यक्ति जमानत कराएगा। आपने कभी सोचा कि उस व्यक्ति को पैसा कहाँ से आएगा? ये नहीं सोचा। ये इसमें जांच का विषय है, एक्चुअली में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। और मैं ऐसा मानना है कि इस विषय को आप, इस चैनल को बड़े स्तर पे चलाना, मेरी आवाज़ को, पोस्को का भाई दुरुपयोग हो रहा है, और ये पार्लियामेंट में इस विषय को उठाना है। मैं खुद ड्राफ्टिंग करके माननीय गृह मंत्री जी को भी दूंगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद बसंत कुमार पांडा जी को भी दूंगा, ताकि इस विषय को उठाए, ताकि जो निर्दोष लोग बेचारे हैं वो जल्द से जल्द बाहर आ सके। क्योंकि ऐसे बहुत निर्दोष लोग हैं, बहुत ऐसे भाई बंधु हमारे हैं जो बेचारे बंद पड़े हैं, जेसी काट रहे हैं, जिनका कोई गलती नहीं है। वो हमेशा उनसे पूछते हैं, वो यही बोलते हैं जी पुलिस वाले ने हमें बंद कर दिया, झूठे केस में बंद कर दिया। तो इस पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। अपना नाम बताएं। हमारा नाम रमाकांत पांडे हैं। आप क्या लगते हैं पिता लगता हूँ। क्या कहना है आपका इस केस के बारे में? ये केस के विषय में हमारी बहू जो है, इस दुनिया में तो दुष्ट आदमी देखे नहीं। एक तो चरित्र के हीन है, अब हमारे दामाद से उसका गलत संबंध, कई बार हमारी औरत नंगे इस तरह देखी थी, लेकिन घर की इज्जत बचा करके अपना चुपचाप रही थी। अब दामाद से हमारी लड़की से लड़ाई हो गया, उसे शादी करना चाहती थी कि हम शादी कर लें, उसके लिए सब कुछ करने के लिए, प्रोपगंडा करने के लिए तैयार थी। उसने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं कि मैं क्या बताऊं। हमारी औरत को तो मैंने धसूर करके मार करके हमारे साथ रहती नहीं थी। जब भी हम लड़के के यहाँ जाते थे तो हमारी बहू मतलब कि गाली दे करके मार करके, औरत को भी एक बार तो धसूर दिए, इतने बीमार पड़ गई, वो मर गई, कोरोना दिखा दिया गया। हम यही केस करने जा रहा हूँ कि वो हमारी औरत को हत्या कर दी है, और दामाद संगे गलत संबंध के कारण अपने लड़की को यूज करी हैं कि प्रेमी संगे कैसे हम रह जाएं, और उसके साथ में रह करके लड़की से भी इतनी करवा दी दामाद के, और रहने के लिए रह करके, और कैसे कैसे अपने लड़की को लेकर के वो कही कि सीधे कई बार चीटिंग है कि मैं उस घर को बजा दूंगी, आप काहे चिंता कर रहे हैं, मेरे दबाव से चीटिंग कई गो ऐसे हैं। तो ये सब मामला आपने पुलिस में नहीं दिया भाई? ऐसे ऐसे उसने पुलिस में 2018 में दिया था, फिर 2019 में दिया था, कोर्ट में, बक्सर कोर्ट में भी मैं दिया था कि ऐसी ऐसी हमारी औरत बहू हैं, इतनी दुष्ट हैं, बार बार मारती हैं, गाली देती हैं, सारी चीज़ बने हुआ। कोर्ट में भी दिया था 18 में, 17 में, 19 में दिया था, पुलिस विभाग को दिया था मैंने यहाँ पर, डीसीपी को लिख करके इसके खिलाफ में कि हमारे साथ औरत के साथ ऐसे करती हैं, लड़ाई झगड़ा हमसे तो रहने नहीं देती हैं, लड़के से बोलने नहीं देती हैं, इतनी दुष्ट औरत रही। लेकिन अब क्या कहें, अब वह गलत लगा करके गलत फंसा दी, अब इसी में परेशान है पूरे परिवार। क्या कहना है? मेरा ये कहना है, मैं तो माननीय अमित शाह जी को कहूँगा कि आप इनकी आवाज़ आप सुनिए। अमित शाह जी, इस देश के अंदर में बहुत दुरुपयोग पुलिस द्वारा हो रहा है, आपको इसको बात को मानना पड़ेगा, इस विषय को पार्लियामेंट में उठाना भी चाहिए। आप इनकी फैमिली को आप देखेंगे, घर आके देखिए कितनी डैमेज हो सकती है, आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा। ये कितने लोग माइनस में आ चुके हैं, आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा। इकोनॉमिकल, आर्थिक रूप से बड़े कमज़ोर हो चुके हैं, और आप मेंटली तौर से गुजर रहे हैं। इनकी फैमिली, इनके बच्चे, इनकी बहू, परिवार पूरा डैमेज हो चुका है। और जो आदमी, अपराधी आदमी खुलेआम घूम रहा है, जिसने ये फॉल्स लगाए, कब आप उनको कब पकड़ेगी? पुलिस, दिल्ली पुलिस हमारी कब पकड़ेगी उनको? ये मेरा सवाल है दिल्ली पुलिस से। जिस तरह पुलिस फर्जी मामले के अंदर आदमी को, निर्दोष आदमी को जेल भेज देती है, और जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहा है हमारे देश के अंदर में, उसको कब पकड़ेगी? क्योंकि पुलिस हमेशा काम जो है टफ काम कभी नहीं करती, इजिली काम करती है, मेरा ऐसा मानना है। अपना नाम बताएं। मैं एक एडवोकेट हूँ, आकाश नागर। हमारा जो लॉ है वो फीमेल ओरिएंटेड है। पॉक्सो एक्ट 3 सेक्शन 354 ABCD सबका दुरुपयोग हो रहा है और कुछ नहीं। इसमें बदलाव की ज़रूरत है, तो मेरी भी यही उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी। नहीं, कहीं ना कहीं जैसे पुलिस बिना इन्वेस्टिगेशन के दूसरे पक्ष को जाने हुए ये जो FIR कर देती है और पोक्सो इतने बड़े बड़े एक्ट लगा देती है, उससे कितना नुकसान होता है? आप इस मेंटल हैरेसमेंट होती है, फिजिकल हैरेसमेंट होती है। सबसे पहले यही लॉ चेंज होना चाहिए कि डायरेक्ट अरेस्ट ना करो, पहले इन्वेस्टिगेशन करो। लेकिन होता क्या है, पहले अरेस्ट होता है, तो ये इसमें बदलाव। क्या वकील साहब, इसमें ऐसा कोई कानून को आप बारीकी से जानते हैं? ये जो पोक्सो एक्ट है, चाहे कोई भी एक्ट लगे, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पहले उससे भी पूछा जाए या जांच की जाए कुछ ग्राउंड लेवल पे, भाई जो आरोप लगा रहा है वो कितना सच्चा है, जिस पे आरोप लग रहा है वो कितना सही है? देखिए, CRPC की धारा 154 में लिखा हुआ है कि FIR होने के बाद फिर CRPC की धारा 155 है, और 55(3) में सीनियर ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन करने का पावर है, और जो भी हीनियस क्राइम है, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन करके कि भाई पहले जांच तो करो,
रूल ऑफ लॉ ही है कि फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। तो फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सीनियर पुलिस ऑफिसर करता है। यहाँ तक कि हमारे देश में प्रावधान है कि अगर पुलिस सही से जांच नहीं करती है तो उसकी यूनिट है क्या, DIU, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट। DIU से बड़ा होता है क्राइम ब्रांच। अगर वो सही नहीं करता तो क्राइम ब्रांच करती है, क्राइम ब्रांच नहीं सही से करता तो CID करती है, CID भी सही से नहीं करता है तो क्या कौन करता है, CBI। तो ये सारे पुलिस के पार्ट है, लेकिन रूल ऑफ लॉ है। लेकिन क्या होता है, ये पूरा कानून का दुरुपयोग हो रहा है। स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस देवनाथ पढ़ी, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, बहुत सेलिब्रेटेड जजमेंट है, सेक्शन 227 डिस्चार्ज पे, जिस पे मैंने पिटीशन लगाया है। स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस देवनाथ पढ़ी कहता है सीधा सीधा कि प्रोलॉन्ग ट्रायल होना ही नहीं चाहिए ऐसे मामले में, कि भाई झूठा कोई केस ही नहीं बनता, झूठे आप आरोपी को परेशान करोगे तो फिर झूठा है बिल्कुल। और बहुत सारे जजमेंट, सेलिब्रेटेड जजमेंट हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, जो सारे मैंने न्यायालय में समक्ष में रखा है, और आगे जो जुलाई में होगा बहस, तो उसमें ये है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ही पूरी गलत है। मेडिकल पूरा कोई एलिगेशन किसी अपराधी पे लगता है, कोई आरोपी पे लगता है, तो पहले जांच होती है। पूरा FIR गलत है जिस पे लगाया गया है, जो क्लाइंट पे लगाया गया है, पूरी FIR ही जांच ही नहीं हुआ, जांच ही नहीं हुआ। 161 के और ये सब के जो बयान होते हैं, पहले अच्छे ढंग से जांच होना चाहिए ना, कि आखिर में वो एक्यूज उस दिन था कहाँ, वो एक्यूज था अपने ऑफिस में, एलिगेशन लगा दिया उसको, तो पूरा झूठा है ना मामला। जैसा कि आपने देखा यहाँ द्वारका कोर्ट में पोक्सो एक्ट को लेकर सीनियर एडवोकेट संजीव कुमार सिंह, उन्होंने बताया भाई कितना मिसयूज़ हो रहा है। और भी एडवोकेट थे हमारे साथ, जो पीड़ित पक्ष है वो भी बता रहा है कि पुलिस द्वारा इसको मामले को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया और सीधा आरोपी को अरेस्ट कर लिया और उस पर केस दर्ज हो गया और इतनी धाराएं लगा दी। अब इस मामले में गृह मंत्रालय को सोचना चाहिए कि ये जो एक्ट हमने बनाया है इसका कितना मिसयूज़ हो रहा है, इसमें क्या बदलाव की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ हकीकत आप तक।